ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल। नमस्कार। कोविड महामारी का मुकाबला करने के लिए आज से 45 साल से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए टीकाकरण का अभियान शुरू हो चुका है और इससे से ज्यादा लोगों को टीका लग सके, इसकी जितनी चिंता केंद्र और राज्य सरकारों को करनी होगी, उतनी ही और उन्हें भी चिंता करनी होगी जो टीका लगवाने के पात्र हैं। ये जरूरी है कि 45 साल से ऊपर के सभी लोग टीका लगवाने में तत्परता का परिचय दें। ये ठीक नहीं कि कुछ लोग टीका लगवाने के मामले में देखो और इंतजार करो की नीति पर चलते दिख रहे हैं। इसका कोई औचित्य इसलिए भी नहीं है क्योंकि टीकाकरण शुरू हुए 3 महीने हो चुके हैं और अब तक 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है। इसके बावजूद भी वैक्सीन को लेकर, कोरोना को लेकर बहुत से सवाल हैं, बहुत सी जिज्ञासाएं हैं और बहुत से प्रश्न हैं जिनका उत्तर हम इस कार्यक्रम में लगातार रोजाना देते रहे हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रणदीप और डॉक्टर अपर्णा। डॉक्टर रणदीप और डॉक्टर अपर्णा, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। डॉक्टर रणदीप, हम आपसे इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। 45 वर्ष से अधिक के लोगों का टीकाकरण दूसरी लहर को रोकने में कितना कारगर होगा? तो 45 वर्ष से ज्यादा का जो हमने अब टीकाकरण शुरू किया है, ये इसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि हम देख रहे हैं कि केसेस एकदम बढ़ रहे हैं और दूसरी लहर शुरू हो गई है। हमें टीकाकरण से 2 चीजें करनी है। एक, अपना मृत्यु दर बिल्कुल कम रखना है। हम ये चाहते हैं कि कम से कम कोविड के कारण डेथ्स हों, और टीकाकरण अगर हम 45 साल से उम्र के लोगों के लिए करेंगे तो उनमें उससे डेथ रेट भी कम होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कोविड जो है उसकी मोर्टेलिटी या जो हम डेथ की बात करते हैं वो एज के साथ लिंक्ड है। जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है और उनको कोविड हो तो उनको सीरियस कोविड इन्फेक्शन के और कोविड के कारण मृत्यु के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक, इस टीकाकरण के इस नए दौर से हम और लोगों की जान बचा पाएंगे, क्योंकि टीकाकरण के बाद ये निश्चय है कि उनको लेस सीवियर डिजीज होगी, इतनी गंभीर बीमारी नहीं होगी कि उनको आईसीयू में या फिर वेंटिलेटर की जरूरत पड़े। जी। दूसरी चीज ये है कि जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीकाकरण करेंगे तो हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा जनता प्रोटेक्टेड रहेंगी, और उससे जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वायरस जो फैलता है, उसको हम कुछ हद तक रोक पाएंगे या फैलने नहीं, इतना जल्दी से वायरस नहीं फैलेगा और केसेस उस हिसाब से कम होंगे। लेकिन टीकाकरण अकेले ही एक रास्ता नहीं है। टीकाकरण के साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना और अपने हाथ रेगुलरली धोना ही साथ साथ करना जरूरी है, क्योंकि जब हम ये दोनों चीजें करेंगे तभी हम जो हमारे केसेस बढ़ रहे हैं उनको एकदम कम कर पाएंगे। जी। डॉक्टर अपर्णा, ये जो नई लहर आई है कोरोना की, इसमें ज्यादा से ज्यादा युवा जो हैं वो चपेट में आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है वो तो पूरा नहीं कह सकते, लेकिन एक तो ये है कि युवा दल में अब ऐसा पाया गया है कि लोग थोड़े से ज्यादा केयरलेस हो गए हैं। सब अब बाहर निकलने लगे हैं, जो हम लोग बिहेवियरल फिटीग बोलते हैं कि लोग घर में रह रह करके और लोगों से नहीं मिलने से परेशान होकर के अब बाहर निकलने लगे हैं। लोग पार्टीज में जा रहे हैं, बाहर खाने के लिए जा रहे हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं, और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जैसा कि अभी डॉक्टर गुलेरिया ने बोला, वो भी नहीं फॉलो कर रहे हैं। जब पहली लहर आई थी, शुरू में लोग कोविड से काफी डरे हुए थे, वो ज्यादा डरे हुए थे, और अब ये है कि कई लोगों को कोविड से डर खत्म हो गया है। अब कईयों को ये लगता है कि ठीक है, जो होएगा होने दो, अब तो हम निकलेंगे। ये चीज बिल्कुल गलत है। तो हमको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है। जिन सब को वैक्सीन अभी लग सकती है उनको वैक्सीन लगवाना चाहिए। एक जो वैक्सीनेशन की हेजिटेंसी अभी भी है कई लोगों में, वो उनको दूर करके वैक्सीन लगवाना चाहिए। और
तीसरी चीज जो है वो म्यूटेंट्स भी हो सकती है, क्योंकि अब कई वायरस के म्यूटेंट्स हैं। डबल म्यूटेंट भी अभी इंडिया में पाया गया है, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं और इन्फेक्शन के थोड़े से लक्षण भी अलग हैं। तो ऐसा पाया गया है कि अभी युवा उसमें ज्यादा इन्फेक्शंस हो रहे हैं। मोर्टेलिटी भी शायद इस ग्रुप में ज्यादा है, जो अभी रिजल्ट्स और एनालाइज करने से पता चलेंगे। जी डॉक्टर रणदीप, आज के ही न्यूज़पेपर में खबर आ रही थी कि अमेरिका की फाइजर कंपनी ने 12 से 15 साल तक के बच्चों पर वैक्सीन को 100% सुरक्षित बताया है। इससे क्या आशा बंधती है? क्या जल्द से जल्द हम इस कोरोना को काबू में कर सकेंगे और बच्चे जो हैं, जो पिछले 1 साल से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वो जा सकेंगे? बिल्कुल। अगर हम देखें तो अभी तक जो वैक्सीन के ट्रायल्स हुए थे वो अडल्ट्स में ही हुए थे, 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में किए गए थे। और ये नॉर्मल प्रोसेस है, क्योंकि हम पहले ये देखना चाहते हैं कि अडल्ट्स में वैक्सीन सेफ है और इफेक्टिव है। हमें ये समझना चाहिए कि जब उसके बाद हम बच्चों में ये टीकाकरण करते हैं तो हम बच्चों को छोटा अडल्ट या लिटिल अडल्ट नहीं मान सकते। उनमें हमें ध्यान से देखना पड़ता है कि बच्चों में साइड इफेक्ट्स तो नहीं है जो अडल्ट्स में नहीं होते, क्योंकि बच्चे जो हैं वो एक ग्रोइंग एज है, उनकी हाइट भी बढ़ती है, उनके मेटाबॉलिज्म में काफी चेंज आता है। साथ साथ डोज जो देना होता है वो भी वेरी कर सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं हम कर सकते कि अडल्ट्स को जितना डोज दे रहे हैं उतना बच्चों को आधा डोज दे दें। बॉडी वेट के हिसाब से डोज भी एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये सारी चीजों के लिए कुछ हद तक ट्रायल्स जरूरी हैं। और फाइजर ने अभी अपना रिजल्ट निकाला है, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि ये जो वैक्सीन है ये बच्चों में भी सेफ है और इफेक्टिव है। और इसी तरह से जो भारत में 2 वैक्सीन अवेलेबल है उनमें उनकी भी ट्रायल चल रही हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से उनका भी डेटा आ जाए, क्योंकि जैसे आपने कहा कि अगर हमें इस पैंडेमिक को रोकना है और स्कूल खोलने हैं और बच्चे स्कूल जा सकें, तो वैक्सीनेशन उन बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है। और उम्मीद यही है कि अगले कुछ हफ्तों में और वैक्सीन कैंडिडेट्स जो हैं उनका भी रिजल्ट आएगा और बच्चों में वैक्सीन फिर अवेलेबल होगी और फिर हम उनको भी वैक्सीनेट कर पाएंगे, जिससे वो भी सुरक्षित रहेंगे। और जो आप कह रहे थे कि 1 साल से बच्चे स्कूल नहीं गए, तो स्कूल खुल पाएंगे और बच्चों जो 1 साल से कुछ हद तक नॉर्मल एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे हैं, वो ये पूरी एक्टिविटीज भी कर पाएंगे। जी डॉक्टर रणदीप, कोरोना की जो ये दूसरी लहर आ रही है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं, इसके लक्षण, इससे जो भी लक्षण होंगे जब व्यक्ति संक्रमित होगा, क्या ये वही सेम लक्षण है जो कोरोना की पहली लहर में थे, पहली वेव में थे, या कुछ अलग है? लक्षण वही हैं जो हम पहले से कहते हैं कि बुखार हुआ, शरीर में दर्दें हुई, जुकाम, नजला। कुछ लोगों को जो लक्षण है वो थोड़े से अलग होते हैं कि उनको जुकाम नजला इतना नहीं होता, थोड़ी बुखार होता है और पेट खराब हो जाता है, लूज मोशन, वॉमिटिंग, इस टाइप के लक्षण होते हैं जो हम पहले भी देखते थे कि कुछ लोगों में जो हम कहते हैं कि पेट के ही लक्षण ज्यादा रहते हैं। लेकिन ज्यादातर जो लोग आ रहे हैं उनमें जैसे जुकाम, नजला, बुखार, शरीर में दर्दें, गले में खराश और साथ में कभी कभी खांसी भी हो सकती है। तो अगर किसी को भी इस मौसम में ये लक्षण हो तो उनको अपना टेस्ट जरूर कराना चाहिए। कई दफा ये लोग सोचते हैं कि ये मौसम बदल रहा है, थोड़ी हमें ठंड लग गई है, सुबह शाम थोड़ा सा मौसम ठंडा रहता है, दिन में गर्मी होती है, तो हो सकता है कि एक्सपोजर हो गया और हमें ये मौसमी ही जुकाम है, और वो टेस्ट नहीं कराते। कुछ दिन वेट करते हैं और तब तक उनसे कई लोगों को बीमारी फैल जाती है, उनके आस पड़ोस में, परिवार के और सदस्यों में भी बीमारी फैल जाती है और उससे केसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपको कोई भी ऐसा लक्षण हो जो हम कहते हैं कोविड की तरह हो सकता है, तो आप एकदम अपना टेस्ट कराएं, और अगर कोविड है तो फिर एकदम अपने आप को आइसोलेट करें, और जो आपके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी अपने आप को क्वारंटाइन करें और अपना टेस्ट कराएं, जिससे हमारी आगे ना फैले, क्योंकि ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ही फैलता है। तो अगर हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकेंगे तो हमारे केसेस भी कम होंगे। जी डॉक्टर अपर्णा, अब जब आज से 45 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों के लिए टीकाकरण शुरू हो चुका है, ऐसे में आपके
अस्पताल में, आपके हॉस्पिटल में आपका आज का अनुभव कैसा रहा? कितने लोग ज्यादा से ज्यादा टीका लगवाने के लिए आगे आए? हमारे यहाँ 2 वैक्सीनेशन पॉइंट्स हैं और आज 200 की जगह उसमें 353 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। तो आज ज्यादातर अस्पतालों में ऐसा पाया गया कि भीड़ काफी थी, कि आज पहला दिन था, तो जितने भी 45 वर्ष से ऊपर के लोग थे जो वेट कर रहे थे, काफी लोग आज हॉस्पिटल में रश किए हैं टीकाकरण के लिए जी। तो इसमें काफी एल्डरली थे, कई कोमॉर्बिडिटी वाले भी थे, कई हेल्थ केयर वर्कर्स थे, कई फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, लेकिन उसके अलावा जनरल पॉपुलेशन के भी लोग विदाउट कोमॉर्बिडिटीज भी काफी थे जो 45 के ऊपर थे। तो एक अच्छा लक्षण है और हम लोग अगर ऐसे ही चलते रहें तो वैक्सीन हेजिटेंसी भी जैसे जैसे ज्यादा लोगों को लगेगी और उनमें सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे तो और लोग भी उनको देखा देखी शायद वैक्सीन लगवाने के लिए आगे बढ़ें। तो ये एक बहुत अच्छी चीज थी। सेकेंड थिंग ये है कि हमको एक प्लान करना होगा कि वो भीड़ कैसे वहां कम करें, क्योंकि 200 की जगह 353 लोगों को आज वैक्सीन दिया है, तो हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि उसको कैसे किया जाए। ये उत्साह जो देखा गया है ज्यादा से ज्यादा लोगों में वैक्सीन लगवाने का, ये एक बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर अपर्णा, वैक्सीन लगवाने के लिए अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? उसके पास आधार कार्ड अगर होए तो वो एनफ है, क्योंकि एक नंबर कुछ आइडेंटिटी क्लैरिफाई करने के लिए वो एनफ है। 2 अपने साथ आईडी ला सकते हैं अगर एक में कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन एक एनफ है। और वहीं सेंटर में भी वो रजिस्टर कर सकते हैं। आप में जो खुद रजिस्टर पहले करके आए हैं उनका भी लग सकता है और जो सेंटर में आ करके भी रजिस्टर कर सकते हैं। उसमें यही है कि टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा और आपको फिर टीका लग सकता है और उसके बाद आधा घंटा वेट करना है ऑब्जर्वेशन पीरियड के लिए। डॉक्टर रणदीप, अब कई व्यक्तियों को दूसरी डोज लगाने का भी वक्त आ चुका है, ऐसे में क्या दूसरी डोज के लिए भी रजिस्ट्रेशन करना होगा? बिल्कुल, पहले हमने ये देखा था कि दूसरी डोज के लिए आपको ऑटोमेटिकली एक मैसेज आ जाता था, लेकिन अब क्योंकि दूसरी डोज का जो वैक्सीन का समय है वो बढ़ा दिया गया है कोविशील्ड के लिए, तो आप 4 से 8 हफ्ते के बीच में कभी भी आके अपने आप को वैक्सीनेट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आप अपना टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली नहीं है, क्योंकि कोवैक्सीन का जो है वो 4 से 6 हफ्ते के लिए है और हम कोवैक्सीन के लिए भी लोगों को कहते हैं कि 4 हफ्ते के बाद आ जाएं। कोविशील्ड के लिए 4 से 8 हफ्ते के लिए है और कई लोग पूछते हैं कि हम कब आएं, तो हम यही कहते हैं कि 4 हफ्ते बाद जब भी आपको सुविधा हो तो आप आ जाएं और 8 हफ्ते तक आ सकते हैं जिन्होंने कोविशील्ड लगाई है। और वो उत्साह काफी है। आज हमारे यहाँ भी बहुत ज्यादा रश रहा। हम नॉर्मली 500 से 600 पेशेंट 600 लोगों को हम रोज टीकाकरण करते हैं। आज हमारा नंबर 966 तक पहुंच गया। मैं शाम तक ये देख रहा था कि शायद हम 1000 क्रॉस कर दें। और अब सरकार ने रोज वैक्सीनेशन का ऐलान कर दिया। कल भी वैक्सीनेशन होगी, ऑल्दो कल छुट्टी है और इतवार वाले दिन भी वैक्सीनेशन होगी। तो अब तो मुझे लगता है कि रोज ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे और हमारा जो लक्ष्य है उसको हम जल्दी पूरा कर पाएंगे। जी, हम इस पे चर्चा आगे जारी रखेंगे। इस बीच हमारे पहले श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, मध्य प्रदेश के नीमच से अरविंद जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या जानना चाहते हैं आप? जी सर, डॉक्टर साहब को मेरा नमस्ते, दोनों विशेषज्ञों को, आपको भी सर जी नमस्कार। और मैं एक चीज जानना चाहता, जैसे वैक्सीनेशन सेंटर पे अगर कोई जाता है, अगर वो उसकी कोरोना की जांच नहीं हुई है, बाय द वे अगर जांच नहीं हुई है, अगर उसको कोरोना है तो उसको वैक्सीन लगेगी क्या? क्योंकि जांच तो उसकी हुई नहीं। अगर वो कोरोना के लक्षण उसमें अगर हैं तो ऐसे में कैसे संभव हो पाएगा ये? जी डॉक्टर रणदीप, तो इसमें दो टाइप की सिचुएशन हो सकती है। एक सिचुएशन तो ये है कि किसी को अगर लक्षण हो जो कोरोना के हो, जैसे बुखार है, शरीर में दर्दें हैं, जुकाम, नजला है, तो जब वो वैक्सीनेशन सेंटर पे जाके ये बताएगा कि मुझे ये लक्षण है, तो उसका हम एकदम यही कहते हैं कि आप अपना कोविड का टेस्ट कराएं
और अगर टेस्ट में पॉजिटिव आता है तो आप अपना पहले इलाज करें, और जब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो उसके 2 हफ्ते बाद 4 से 6 हफ्ते के बीच में फिर आके अपनी वैक्सीन लगाएं। दूसरा, ऐसी स्थिति हो सकती है कि जो हम कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं, कि जिसको कोविड है लेकिन कोई भी लक्षण नहीं है, इन लोगों को टीकाकरण लगा लेना चाहिए, क्योंकि उनकी अपने आप थोड़ी हद तक प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो उन लोगों को हम टेस्ट नहीं करते, उनको हम टीका लगा देते हैं और वो वैक्सीन आराम से लगा सकते हैं। जी डॉक्टर रणदीप, कई व्यक्ति नौकरी पेशा हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, शाम के वक्त अपने ऑफिस से जाके ही वो टीका लगवा लेते हैं, सेकंड या फर्स्ट डोज जो भी है वो लगवाते हैं। उसके बाद क्या आराम करना जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। हमारा जो टीकाकरण है वो देर शाम तक होता है, और हम आधे घंटे के ऑब्जर्वेशन के बाद लोग वापस जा सकते हैं। हमारे कई हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो अपनी ड्यूटी छोड़ के आके टीका लगा के फिर आधा घंटा वेट करके वापस ड्यूटी पे चले जाते हैं। हम सब ने जो वैक्सीन लगाया है, हमने भी वैक्सीन लगाने के बाद पूरा अपना काम किया है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एक दिन आराम करना है या कुछ दिन के लिए छुट्टी लेनी चाहिए। वैक्सीन लगाने के बाद कुछ लोगों को 1-2 दिन के लिए बुखार, हरारत या जहां टीका लगा है वहां पे दर्द हो सकती है, तो उसके लिए वो दवाई ले सकते हैं, पैरासिटामोल की गोली, या अपना डाइट ठीक रखें। लेकिन ज्यादातर लोगों को कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होती और वो काम कर सकते हैं। जी, इस बीच उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से हमारी अगली श्रोता रिंकी तिवारी जी जुड़ चुकी हैं हमसे। रिंकी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, स्वागत है नवीन सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन सर नमस्कार। जी नमस्कार। और डॉक्टर सर और मैम दोनों लोग को नमस्कार मेरा। नमस्कार। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सर आज 45 वर्ष के लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। एक्चुअली जब जो हमारे फ्रंट वर्कर थे उन्हें भी दिया गया, और जो हमारे मतलब बुजुर्ग थे उन्हें भी, तो उन्हें रेस्ट के लिए बोला गया जो बुजुर्ग थे, तो क्या उन्हें भी इसी तरह जो हमारे मतलब इन्हें दिया जाएगा जो 45 साल के हैं, तो क्या उन्हें भी रेस्ट की जरूरत हुई या नहीं? इस पे थोड़ा अपनी क्वेश्चन दीजिए, आप मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद। डॉक्टर अपर्णा। जैसा अभी डॉक्टर गुलेरिया ने बोला है कि रेस्ट की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई तकलीफ होती है, अगर बुखार है, हरारत है, तो आप रेस्ट ले सकते हैं। दवाई खाएंगे तो वो ठीक हो जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ लोगों को कोई रेस्ट की जरूरत नहीं होती है। हम सब ने टीका लगवाए हैं, थोड़ा सी शरीर में दर्द हुआ है जो दवाई से ठीक हो जाता है, बाजू में सूजन आई है, दर्द हुआ है जो दवाई से ठीक हो जाता है, और उसके साथ साथ अपना काम भी किया है, तो रेस्ट की जरूरत नहीं है। अगर आपको है, बुखार है और ज्यादा दर्द है या शरीर में ज्यादा हरारत है, तो आप रेस्ट अगर लेना है तो 1-2 दिन ले सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल हम लोग प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं कि रेस्ट जरूरी है। जी, राजस्थान के चूरू से ओम प्रकाश जी अपने सवाल के साथ इंतजार में हैं। ओम प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या जानना चाहते हैं? हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। क्या सवाल है आपका? शायद ओम प्रकाश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर अपर्णा, हम अब इस सवाल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। टीका लगवाने के बाद मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग कितनी जरूरी है, जबकि हमने दोनों डोजेस ले चुके हैं? उतनी ही जरूरी है जितना टीका लगवाने के पहले थी। ये चीज मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वैक्सीनेशन का हमारा पर्पस ये है कि उनको डिजीज ना हो, इन्फेक्शन फिर भी हो सकती है। दोनों चीजों में फर्क है, एक इन्फेक्शन और एक डिजीज। इन्फेक्शन मतलब आपको कोविड आपकी बॉडी में है लेकिन आप एसिम्प्टोमेटिक है, आपको कोई लक्षण नहीं है, तो इन्फेक्शन तो है लेकिन आपको बीमारी नहीं हुई। जैसा भी एक श्रोता ने सवाल किया था कि अगर हम टीका लगवाने जा रहे हैं, किसी को कोई लक्षण नहीं है तो टीका लगवा सकते हैं क्या? टीका लगवा सकते हैं, और ऐसे लोगों की हम जांच भी सबकी नहीं कर रहे हैं। तो इन्फेक्शन है या नहीं है उसमें नहीं मायने रख रहा है। दूसरा, ये बीमारी हम तब बोलते हैं जब इंसान को लक्षण हो रहे हैं उसके। तो टीका लगाने का हमारा ये पर्पस है कि लोगों को बीमारी ना होए। इन्फेक्शन फिर भी हो सकती है, उससे प्रोटेक्शन है लेकिन कंप्लीट नहीं है। वैक्सीनेशन से ये जरूर है कि आपकी बीमारी अगर सिम्टम्स या तो आप एसिम्प्टोमेटिक होंगे, कोई भी लक्षण नहीं है, या माइल्ड लक्षण होंगे,
आपको सीवियर डिजीज नहीं होगी और आपको अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब वैक्सीनेशन ट्रायल्स ने ये दिखाया है कि वैक्सीन लगने के बाद जिनको भी इन्फेक्शन हुई है उनको अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ी है और उनको सीवियर कोविड नहीं हुआ है। तो ये सबसे बड़ी बात है और वो सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है जो हमारा गोल है वैक्सीनेशन का। जी डॉक्टर रणदीप, टीके के बाद, टीकाकरण हो जाने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है वो कितना अहम है, कितना जरूरी है? सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है और अभी तक तो हम इसकी अहमता नहीं समझ पाते, लेकिन अगर हम देखें जैसे जैसे ज्यादा लोग वैक्सीनेट होंगे तो ये एक सर्टिफिकेट एक टाइप का आपका वैक्सीन पासपोर्ट की तरह हो जाएगा, क्योंकि कई दुनिया के देश ये सोच रहे हैं कि अगर हम बाद में ट्रैवल अलाउ करेंगे या हम कहेंगे कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो अगर आपका टीका लग गया है तो हम ये कह सकते हैं कि आप सुरक्षित हैं और आप इस पासपोर्ट, इस वैक्सीन जो आपको वैक्सीनेट का कागज मिला है वो एक टाइप का आपका एक लेटर हो जाएगा कि इसके बेसिस पे आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो टीका लगने का जो कागज आपको मिलते हैं दूसरे टीके के बाद, जो आपको पूरा वो मिलता है कि आप चुके हैं, अब आप सुरक्षित हैं, तो उसकी अहमियत जो है वो आस्ता आस्ता बढ़ेगी, क्योंकि तब ये एक बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट हो जाएगा जब हम ट्रैवल करेंगे या एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो ये दिखा के हमें कुछ हद तक परमिशन मिल जाएगी। जी डॉक्टर, सर्टिफिकेट में क्या ये भी लिखा होता है कि आपको कौन सा वैक्सीन दिया गया है? सर्टिफिकेट में ये लिखा गया होता है कि आपको किस दिन वैक्सीन लगा, कौन सा दिया गया और दोनों शॉट लग चुके हैं और कहाँ पे लगे। जी इस बीच पंजाब के पटियाला चलते हैं, वहां से कुलदीप जी अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार जी सभी को। जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ, मेरा 22 तारीख को कोवैक्सीन लगा था जी। जी तो 18 तारीख को 28 दिन हो जाएंगे, यानी 4 सप्ताह है जी। तो 4 सप्ताह बाद होना ज्यादा अच्छा है या मतलब 6 सप्ताह के बाद 42 दिन के बाद ठीक रहेगा? डॉक्टर अपर्णा। कोवैक्सीन में आप 4 से 6 हफ्ते के बाद में कभी भी दूसरी डोज लगवा सकते हैं। कोविशील्ड में आप 6 से 8 हफ्ते बोला है गवर्नमेंट ने, तो 6 से 8 हफ्ते के बीच में लगवा सकते हैं। जी डॉक्टर रणदीप, टीका लगवाने से पहले या टीका लगवाने के बाद अपने खान पान पर भी किसी तरह का कोई नियंत्रण करना होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो खाना रेगुलरली खा रहे हैं वही खा सकते हैं। खान पान पे वैसे कोई नियंत्रण की जरूरत नहीं है और पूरा जैसे कार्यक्रम अपना पूरा वर्क कर रहे थे वैसे ही कर सकते हैं। इसमें कोई रुकावट नहीं है और इसलिए किसी को ये सोचना नहीं चाहिए कि आज मुझे टीका लगाने जा रहा हूं तो मुझे खाली पेट जाना है या कुछ खा के नहीं जाना है। आप अपना जैसे रूटीन का खाना खाते हैं वैसे ही खाना खा के टीका लगाने आए। जी जनरली डॉक्टर देखा गया है या एक मिथ है या लोगों को पता नहीं है कि कुछ लोग टीका लगवाने से पहले जो है अपनी जो ब्लड थिनर की जो गोलियां हैं वो बंद कर देते हैं, क्या ये सही है? अगर हम देखें तो जो ब्लड थिनर की दवाई है उसको हम 2 टाइप के देते हैं। एक होता है जो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स हैं, जो ज्यादातर लोग जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो लेते हैं, जिसमें एस्पिरिन जैसी गोली है या क्लोपिडोग्रिल जैसी गोली है। उसको बंद करने की कोई जरूरत नहीं है और वो आप ले सकते हैं। दूसरा कुछ और दवाई है जिसको हम एंटी कोगुलेंट कहते हैं, जिसमें टीका भी लगता है हेपरिन का या दूसरी टाइप की दवाई होती है जिससे हम खून को पतला रखते हैं। अगर उसमें भी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, पर क्योंकि उस टीका की साइड पे कभी कभी वहां पे खून इकट्ठा हो सकता है, क्योंकि आप उससे खून जो है वो ज्यादा पतला हो जाता है, तो उस दवाई को चाहें तो 1-2 दिन के लिए बंद कर सकते हैं, जिससे आपकी जो टीका की जो जहां पे टीका लगा है वहां पे कोई हीमाटोमा या खून इकट्ठा हो। लेकिन ब्लड थिनर जो हम आम लेते हैं, एंटी प्लेटलेट ड्रग जो लोग हार्ट पेशेंट वाले लेते हैं, उनको रोकने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे में चिकित्सक से परामर्श जरूरी है टीका लेने से पहले? हाँ जी, बेटर रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर लें और इसमें क्लैरिटी हो जाए आपको, क्योंकि कई दफा पेशेंट को नहीं पता चलता कि वो किस टाइप की ब्लड थिनर ले रहे हैं। जी हरियाणा के सिरसा से ओम प्रकाश चावला जी का सवाल अब सुनते हैं। ओम प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, क्या जानना चाहते हैं? धन्यवाद जी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ जी,
और मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं एलोपैथी में विश्वास करता हूँ। यदि भविष्य में सरकार आयुर्वेदिक को पनाह देती है यानी थोड़ा आगे बढ़ाती है तो ऐसे भारतवर्ष पीछे चला जाएगा यानी अन्य देशों के मुकाबले। अब मैं अपना जो भी जिज्ञासा रख रहा हूँ, जैसे हमारा फेस है 8x8 इंच का ही है लगभग, यानी हमारा जो चेहरा है, तो ये एक घर है यानी उसका अपने जो इन्फेक्शन फैलता है, तो ये है तो एक छोटा सा ही, यानी मतलब यदि हम इसका बचाव रखें तो हो सकता है। और दूसरी मेरी ये बात कहने का है, जैसे अन्य प्रिकॉशन है, मेडिकेशन है, वो तो है ही है। यदि ऐसा देखा गया एलोपैथी विशेषज्ञ की राय है, यानी नाक में हम यदि निरंतर नेशे लेते हैं तो ये एक एलोपैथी विशेषज्ञ की राय है जो है वैक्सीन इन्फेक्शन होने का कम चांस रहता है। 95 अगले देखा गया 95% जो है आदमी जीवन भर सुरक्षित रहता है नाक, कान और गला, ओनली नाक में। फिर केवल हथेली पर सरसों का तेल डाल करके कुछ। ओम प्रकाश जी, आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, आप हृदय से आपका। जी, डॉक्टर अपर्णा ये जानना चाहते हैं कि अपने फेस को ये बचा के रखते हैं, नाक और मुंह को बचा के रखते हैं और हाथ भी लगातार धोते रहते हैं, ये कोरोना से बचाव में कितना सहायक है? बिल्कुल, ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में 3 जो इम्पोर्टेंट चीजें हम बार बार बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा ये कि अपने आईज, नोज और माउथ, ये तीनों चीजें जो फेस का T एरिया बोलते हैं, उसको हम जब भी बाहर जाते हैं उसको टच ना करें। हाथ क्योंकि अगर साफ नहीं है, कहीं पर भी लगते हैं, तो उससे हम इनको टच ना करें। मास्क अगर ठीक से लगाया हुआ है तो नाक और मुंह प्रोटेक्टेड है। आईज का ये है, अगर आपने चश्मा पहना हुआ है या आंखों को छुए नहीं तो वो भी प्रोटेक्टेड है। और इसका बहुत बड़ा हिस्सा है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में। बाकी सोशल डिस्टेंसिंग, 1 से 2 गज की दूरी वो जरूरी है और हाथ साफ रखने हैं। डॉक्टर रणदीप, कार्यक्रम का अंत अब बिल्कुल एक पास है। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे लिसनर्स को, हमारे श्रोताओं को क्या संदेश अब देना चाहेंगे? मैं श्रोताओं को यही कहना चाहूंगा कि अभी कोविड की लड़ाई खत्म नहीं हुई है और हम सबको मिलके ही इस लड़ाई को लड़ना है। चाहे वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हो, वो हमें छोड़ना नहीं है। मास्क लगा के रखना है, 2 गज की दूरी रखनी है, हाथ धोने हैं और हम ये ध्यान रखें कि हम क्राउडेड एरियाज में ना जाएं या क्राउड ना बनाएं। और दूसरा यही कि जैसे जैसे हमारी बारी आती है हम आगे आके वैक्सीन लगाएं, क्योंकि यही 2 हथियार हैं हमारे पास जिससे हम इस पैंडेमिक से बाहर आ पाएंगे और हम कोरोना से पहले जिंदगी जी रहे थे उसको हम वापस जी पाएंगे। तो ये दोनों चीजें हम बहुत जरूरी है और हम ये पूरे अपने एफर्ट पूरा करें कि हम इन दोनों चीजों को करें। डॉक्टर अपर्णा, 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में जो उत्साह देखा गया है उसको और आगे बढ़ाने के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? वैक्सीन से बिल्कुल डरिए नहीं। जो भी इसमें साइड इफेक्ट्स सो कॉल्ड हैं वो एकदम माइनर हैं, जो हर टीके से होते हैं। जो बचपन में हम लोग बच्चों को इतने सारे टीके देते हैं, सब में ये साइड इफेक्ट्स होते हैं जो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। कोविड के लिए ये नया टीका है और इसमें लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं बहुत लोग। तो वैक्सीन से घबराइए नहीं, नॉर्मल रिएक्शन है और इसका कोई हार्म नहीं है। आप लोग आगे बढ़ करके जब जब आपकी टर्न आती है वैक्सीन जरूर लगवाएं। डॉक्टर रणदीप और डॉक्टर अपर्णा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस कार्यक्रम में आए, हमसे जुड़े सभी सवालों का जवाब दिया और बहुत सी जिज्ञासाएं हैं टीकाकरण और कोरोना को लेकर, उनको शांत किया। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। चलते चलते हम यही कहना चाहेंगे कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, चेहरे को साफ रखिए, हाथ धोते रहिए और जब आपकी बारी आए तो कोरोना का टीका जरूर लगवाइए। बहरहाल आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के
संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।